Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to start dual nature of matter and radiation. आज हम आपको dual nature of matter और radiation बताने जा रहे हैं. It is one of the most important topics in modern physics. Modern physics का ये most important topics है, इसलिए इस पर आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है ध्यान देना. मॉडर्न के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एंट्रेंस में, जेई मेन में है या नीट में है, तो वो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं. और सबसे बड़ी देखने में ये बहुत छोटा सा चैप्टर है. सीबीएसई के हिसाब से ये 4 मार्क्स के चैप्टर है, लेकिन ये 4 मार्क के 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो डिक्लेयर हम लोग बता देते हैं कि यही आना है तो वही आ जाएगा, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये बताना मुश्किल है. और ये बताना मुश्किल है, इसके लिए आपको, जहाँ आप 100 नंबर के लिए स्ट्रगल करते हो, 100 आउट ऑफ 100 चाहते हो या 90 प्लस की उम्मीद रखते हो, तो वहाँ बेटा एक एक नंबर के एक एक मार्क्स का इम्पोर्टेंस है. इसलिए इस चैप्टर को जो भी देखते हो खूब अच्छे ढंग से देख लेना. हमने ये आपको, अभी लॉकडाउन है इसलिए हमने टेबल के ऊपर ही, कंप्यूटर पर ही बना के देते हैं और इसे हम यूट्यूब पर डाल देंगे. आप लोग इसे बार बार देख के लर्न कर सकते हो और समझ सकते हो. इसलिए आज सभी बच्चों का हमारे बीडी गुरुकुल में स्वागत है. और सभी बच्चे से एडवाइस समझो, ऑर्डर समझो, कैसे भी हो आपको इस चैनल को देखना है, इस वीडियो को देखना है और एक एक पॉइंट समझना है. जहाँ भी जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हो, जो मेरे लाइव क्लास में है. और जो मेरे लाइव क्लास में नहीं हैं वो बच्चे वो कमेंट लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उन्हें बता सकूं. उनके कमेंट का जवाब विदिन 24 आवर्स हम दे देंगे. अब इस आधार पर यहाँ पर हम चलते हैं, तो देखो बेटा क्या क्या है टॉपिक्स इसमें. इस चैप्टर के देखो कई सारी बातें हैं जिसको लोग भूल जाते हैं. इंट्रोडक्शन केवल कहते हैं इंपॉर्टेंट सर बता दीजिए. अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे तो इंपॉर्टेंट गिन के 3-4 क्वेश्चन है और उसी 3-4 में सर आता है. लेकिन 1 नंबर के जो क्वेश्चन, हमने क्या कहा अभी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो डिक्लेयर कर देते हैं, यही 3-4 में उसको 1 रहेगा. लेकिन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको ढूंढने के लिए मुझे भीतर से जाना पड़ता है और एक एक पॉइंट देखना पड़ता है. तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर का शुरुआत है मेरा इंट्रोडक्शन में. पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं और फर्स्ट पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ फेनोमेना like interference, diffraction and polarization established that the light is of wave nature. लाइट जो होता है वेव नेचर का होता है. ये किन बातों पर पता चला? तो बेटा इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस आप समझ चुके हो, जैसे कि एक वेव रहते हैं और उसी के ऊपर दूसरा वेव, यदि सेम वेव दूसरे वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करता है, एक दूसरे के ऊपर लोड करते हैं, तो एक बड़ा सा वेव बनता है जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है. तो वहाँ इंटरफेरेंस होगा. और ऑप्टिक्स वेव ने थ्योरी में हम बता चुके हैं, इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है, कहीं पर ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, कहीं ब्राइटनेस घट जाएगा, डार्क हो जाएगा. दूसरा हमारा पॉइंट इसमें आता है डिफ्रैक्शन. और ये इंटरफेरेंस जो हमने बताया बेटा, ये इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ओनली. इसे हम केवल वेव नेचर के आधार पर ही प्रूव कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं. ये कुछ फिनोमेना है. अब आपको हम शुरू में बता चुके हैं लाइट के कुछ थ्योरी. पहला थ्योरी बताए थे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वो भी करपसल्स के रूप में लाइट एमिटेड होते हैं. लेकिन उसके बाद वेव नेचर आ गया, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट आ गया. हाइजेंस का वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपने देखा, उसमें लाइट के वेव नेचर को दिखाता है. इन दोनों थ्योरी के बीच में बहुत दिनों तक स्ट्रगल होता रहा. कुछ साइंटिस्ट कहते थे पार्ट न्यूटन्स का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उनका थ्योरी सही है. कुछ कहते थे हाइजेंस का थ्योरी सही है. अब इसमें से न्यूटन के टाइम तक उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब को प्रूव कर चुके थे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को प्रूव कर चुके थे. लेकिन हाइजेंस के इंटरफेरेंस को वो प्रूव नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर पाए, पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर पाए. इसलिए इन तीनों फेनोमेना को हम
केवल वेव नेचर के आधार पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये होगा। आप कहोगे सर इसमें डिफ्रैक्शन क्या है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड कर जाते हैं जब कोई लाइट की रे चलते हैं रास्ते में। एक मान लो आपका लाइट के रे जा रहा है, रास्ता में एक आपके ऐसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मिल गए, इस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पर लाइट को सीध में जाना चाहिए, लाइट सीध में नहीं जाके लाइट ऐसे बेंड कर जाते हैं, तो दिस इज नॉन एज डिफ्रैक्शन। अब आप इतना जान चुके हो, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े थे, लाइट एनर्जी जो होता है मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में बटा हुआ रहता है। मान लो किसी सोर्स से लाइट इस तरह से निकलते हैं और यहाँ पर हमने एक सुराख बना दिया। अब ये सुराख में क्या होगा, जो इनके पैरेलल है वो तो पार कर जाएगा, लेकिन जो रेज ऐसे हैं वो पार नहीं करेगा। कहने का मतलब पोलराइजेशन इज ए मेथड टू रिस्ट्रिक्ट सम एनर्जी ऑफ लाइट व्हिच इज नॉट पैरेलल टू द एनालाइजर। पोलराइज के पैरेलल नहीं है। अब इसके आधार पर हम पोलराइजर भी देखते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों फिनोमेना वेव नेचर में होता है। यहाँ पर देख लो, डिस्कवरी ऑफ फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इस्टेब्लिश। इन फिनोमेना क्या बताता है? लाइट इज ऑफ वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट को ये एक्सप्लेन करता है। समझ में आ गए बेटे? यस सर। अब इसी बातों को हाँ, इन्हीं बातों को आगे एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। द मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैक्सवेल ने 1866 में कुछ इक्वेशन दिए, उस इक्वेशन के आधार उन्होंने एम्पियर सर्कुलर लॉ को इम्प्रूव किया। साथ साथ अब आपके लॉरेंज फोर्स जानते हो, तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स सबको इम्प्रूव किया। इन सभी इक्वेशन को मिला के 4-5 इक्वेशन उन्होंने दिए। अब इन इक्वेशन के आधार पर उन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है वेव नेचर में है और लाइट इज इन ट्रांसवर्स वेव नेचर, और मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक इन्होंने प्रूव किया, सपोर्ट किया लाइट को, वेव नेचर को। और दूसरा हर्ज एक्सपेरिमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, इन्होंने 1886 में किए। अब कुछ बुकों में बेटा 1885 लिखा हुआ है, तो आप इसमें अपना देख लेना, जो एनसीईआरटी के आधार पर चलते हैं उतना ही नोट करना। 1886 स्ट्रांगली सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने आपके वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है और सपोर्ट करते हैं। अब इसके आधार पर तो ये हो गया न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो फेड होते चले गए, कम होते चले गए, इनको लोग सपोर्ट करने लगे। लेकिन उसी समय देख लो, द डिस्कवरी ऑफ, थर्ड पॉइंट में आ जा बेटा, द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बाय विलियम क्रूक्स इन 1879। अब बेटा ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, आप 9th क्लास से कैथोड रे पढ़ते आए हो, तो किताब में लिखा रहता है कैथोड रे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो वहां पर मोस्टली बच्चों से जब पूछते हैं हु डिस्कवर्ड कैथोड रे, तो मोस्टली बच्चे बता देते हैं जे थॉमसन। दैट इज रॉन्ग, जो कि गलत है। रियल में आपके कैथोड रेज का डिस्कवरी किया था विलियम क्रूक्स ने इन 1879। इसी तरह से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और डिस्कवरी ऑफ एक्सरे बाय रंजन, रंजन ने एक्सरे का डिस्कवरी किया इन 1895, इन्होंने 1895 में किया। एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन इन 1897, और 1897 आते आते जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर लिया। वर वेरी इंपॉर्टेंट एज these discovery help to understand atomic structure। ये सारे के सारे उस समय के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी थ्योरी थे, सारे के सारे लोग इसके पीछे भागते थे। अरे इन लोगों की बात तो दूर करो बेटा, जब हम क्लास 12 में आए थे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पर, अब आप लोग तो एक प्रदीप का किताब है वो भी नहीं पूरा पढ़ पाते हो, उस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए तरह तरह के किताब हम लोग जमा करते थे। इसका कारण क्या था?
एक भी किताब परफेक्ट नहीं था। किसी में सेल को ही सेल सब सेल को ही ऑर्बिट कह दिया, ऑर्बिटल कह दिया, किसी में ऑर्बिटल को ये कह दिया। इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन थे। बहुत सारे किताब पढ़ने के बाद कंसेप्ट क्लियर हुआ रियल में है क्या चीज। तो हमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में मन लगते थे। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे प्लस 2 में ही क्वांटम मैकेनिक्स एमएससी लेवल का किताब जब वहां पढ़े तो वहां जाके कंसेप्ट क्लियर हुआ 50%। फिर पटना यूनिवर्सिटी में एक टीचर से आके पढ़े तो उन्होंने कंसेप्ट क्लियर किया। इसी तरह से ये सब थ्योरी जब आते हैं तो सभी को, आपको भी इंटरेस्ट बनेगा, हमें भी इंटरेस्ट बनेगा। हर बच्चा चाहता है इसके बारे में कुछ नया खोजें, क्या हुआ। तो हमने आपको क्या कहा, विलियम क्रूक्स ने डिस्कवरी किया किसका, कैथोड रे का। एक्सरे रंजन ने किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का किया। तो इस सब समय उस समय का सबसे पीक पॉइंट समझो, पीक टॉपिक्स में आ गया ये लोग। अब इसी आधार पर अब देखो कितने नोबेल प्राइज इन लोगों ने गेन किए। जे थॉमसन ने क्या बताया देख लो। जे थॉमसन प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की, दैट कैथोड रेज आर नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड ट्यूब के भीतर जब 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, तो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ रेज जाते हैं। एनोड की तरफ जो रेज जाते हैं और उस रेज के बारे में उनका नाम रखा कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से निकलते हैं। और इन्होंने कहा, प्रूव किया, इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो है जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। अब यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग, फिर जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से उन्होंने वेलोसिटी, डिटरमिन द वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो। जे थॉमसन यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन द वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे। इसका मतलब जो पार्टिकल उसके भीतर है उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, इसका E/m रेशियो इन्होंने निकाल दिया। अब इन दोनों की जब इन्होंने निकाल दिया तो अब इसका देखो आगे क्या हो गया। इस तरह से उस समय सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लग गए, देखें क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या किया गया, सभी रिसर्च में लग गए। और आप जानते हो इसी के आधार पर बोर को 1930 में नोबेल प्राइज मिले। अब यहाँ पर जे थॉमसन ने देखो क्या किया उसके बाद। उन्होंने इन सारे स्टडी के बाद ही कंक्लूडेड दैट स्पीड ऑफ कैथोड रेज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने वेलोसिटी मेजर किया और बताया कि कैथोड रे का जो स्पीड है वो लाइट का 10वां हिस्सा है या 1/आधा हिस्सा है, 1/10th पार्ट या 0.1 से 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे, जो उन्होंने कहा चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला तो 1.76 into 10⁻11 कूलम्ब पर केजी उन्होंने निकाला, which is independent of। अब कहोगे सर ये रेशियो E/m का रेशियो तो उसने निकाल लिया 1.76 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। अब इसका जो उन्होंने देखा, अब हम कैथोड को उन्होंने बदल बदल कर रखा, कभी प्लेटिनम कॉपर का, कभी सिल्वर का, इस तरह के अलग अलग मेटल यूज किया। हर बार देखा वही आते हैं। कहने मतलब कैथोड किसी भी मेटल का है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब कैथोड ट्यूब के भीतर उन्होंने गैसेस भरे, रंग बिरंग के गैस भरे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह के गैसेस भरे, तब भी देखा इस रेज के E/m रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने क्या बताया, E/m रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड एज कैथोड, nature of gas introduced in the discharge tube. This shows that cathode rays particles are universally alike. इस तरह से उन्होंने ये साबित किया कि कैथोड रे के जो भी पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है वो यूनिवर्सली अलाइक है, माने हर एटम में है
और इसी के आधार पर उन्होंने एटम को बता दिया क्या, एटम इज डिविजिबल। अब एटम डिविजिबल है तो लोगों ने उनको कहा भाई ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हम जानते हैं कि एटम इज न्यूट्रल, और आप बता रहे हो जो उसके भीतर में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तब तो उसके भीतर प्लस भी कोई पार्टिकल्स होगा। इसके आधार पर आप एटम के बारे में अपना थ्योरी क्या देना चाहते हो। इसी आधार पर उन्होंने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया था और बताया था कि एटम जो है जस्ट लाइक ए वाटरमेलन, उसके भीतर जितने भी फ्लैशी रेड पार्ट हैं वो सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है, और सीड जो है उसके भीतर वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। इन्होंने बताया वाटर में जस्ट लाइक अ स्फेरिकल चार्ज स्फीयर इन व्हिच सीड्स इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड, जिनमें इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है, ये इन्होंने बता दिया। अब इनकी थ्योरी जैसे बताया उसी समय 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने कोलैबोरेटर्स जीजर मार्सन को कहा कि आप इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करो, देखो क्या होता है। अब थॉमसन के हिसाब से तो पूरा स्फीयर में था चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मास था, लेकिन अल्फा पार्टिकल टकरा के रुक जाना चाहिए, लेकिन रुका नहीं, पार कर गया। इसका मतलब रदरफोर्ड ने सोचा जरूर इनके कोई थ्योरी में गलती है, और इस तरह से उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। ये सब सारे बेटा अर्ली 20th सेंचुरी या 1900 के अप्रोक्सीमेट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, हर जगह इसी की चर्चा होती थी। अब इसी के आधार पर कहोगे सर इतनी बात बताया है, इसका रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन ये है जो आपके 1905 में डुअल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर ही एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। ही वाज फेमस फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस थे, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज मिला है इसके आधार पर। देखो इन 1887 इट वाज फाउंड, 1887 में और क्या बात पता चला, इट वाज फाउंड दैट इफ सर्टेन मेटल्स आर इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। कुछ मेटल ऐसे हैं जिसके ऊपर जब यूवी रेज गिरते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल निकलता है, और जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा उस समय उन्होंने नाम नहीं रखा था, बाद में उसका नाम उन्होंने रखा। हैविंग स्मॉल वेलोसिटीज, इट वाज आल्सो फाउंड दैट इफ सर्टेन मेटल्स आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फिर क्या पता चला कुछ मेटल को जब हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उनसे भी ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं, इसका भी नाम आगे चल के इलेक्ट्रॉन रखा गया। दीज स्टडीज, इस तरह से ये सारे स्टडीज क्या बताता है, लेड साइंटिस्ट को बताया, नेतृत्व किया टू थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड आर यूनिवर्सली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। इन सारी बातों के बाद पता चल गया इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। आगे चल के फिर बताएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है, जो एटम उस समय तक डिवाइड नहीं हो पाया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप जानते हो बेटे, 1808 में दिया गया था और 1897 तक वही थ्योरी चला, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब इसके बाद उन्होंने एटम का डिवीजन संभव हो पाया। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो मिल्टन मेजर्ड एक्सपेरिमेंट, देखो बेटा ये बार बार पूछते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने पता लगाया, मिल्टन मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली द चार्ज ऑन एन ड्रॉपलेट, यहां ड्रॉपलेट के बदले ऑयल ड्रॉप समझो, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी कॉपी है बगल में तो लिख लो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल्टन इज ऑलवेज इक्वल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। उन्होंने ये बताया ऑयल ड्रॉप, जैसे ऑयल ड्रॉप का है उसका मास निकाल लिए और मोल कंसेप्ट के आधार पर जानते हो उसमें कितने मॉलिक्यूल है ये पता लगा लिए, कितने एटम्स है और उसके ऊपर चार्ज कितना है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पता लग गया। और इसके आधार पर उन्होंने बताया देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, उन्होंने देखा कि इस पर जितने भी चार्ज है वो 1.602 इंटू 10 पावर 19 का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे ही जितना मल्टीपल में है, which is
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। अब बेटा बताओ, पहला चैप्टर का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, हु गेव कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? हेलो, Yes, sir. who gave concept of quantization of charge and who proved? इस पर क्वेश्चन देख लो बेटा। पहला इसमें हो गया, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये दिया था और इसे प्रूव किया था मिल्टन ने। तो उन्होंने बताया आयल ड्रॉप में जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो इसके फॉर्मेट में है। अब यहां पर Okay, देखो, दिस शोज दैट द चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी पर चार्ज क्वांटाइज्ड है, इन्होंने बताया। इसके जस्ट बाद देखो, द नॉलेज ऑफ वैल्यूज ऑफ चार्ज। अब जब चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गया, ई पता चल गया, हम थोड़ा मैथ का ट्रिक लगाए। स्पेसिफिक चार्ज ई बाय एम का वैल्यू हम बता चुके 1.76 10 पावर 11 होते हैं। हेल्प टू डिटरमिन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो m इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं E अपॉन E बाय एम, yes, क्योंकि उलटने पर, रिवर्स करने पर ई कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको Yes, क्या sir. किए, ये लिख दिए। अब ई का वैल्यू हमें मिल्टन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया 1.60 10 पावर -19, और डाल्ट इसके थॉमसन के इससे ये पता चल गया 1.76 इंटू 10 पावर 11। इन सभी को डिवाइड किए तो 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg। अब इसी को हम न्यूमेरिकली बराबर यूज करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 हम लेने के लिए कहते रहते हैं। ये आप पता कर सकते हो। आया बेटा समझ में? Yes, sir. अब देख लो, द डिस्कवरी, नेक्स्ट में है द 10th पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ, 10th पॉइंट में आ जाओ, द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय हर्ज। डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, मोस्टली बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के जाते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है, तो आइंस्टीन का इक्वेशन आता है सीबीएसई बोर्ड में। अब बच्चों से पूछते हैं हु डिस्कवर्ड, तो मोस्टली बच्चे बता देते हैं आइंस्टीन। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया था? हर्ज ने। कॉम्पटन इफेक्ट बाय कॉम्पटन, स्टार्क इफेक्ट बाय स्टार्क वर एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। देखो बेटा, यहां तक तो ये पार्टिकल चल रहा था। अब आप आ जाओ फिर पिछले बैक में, वेव नेचर हाइजेंस का चल रहा था। क्यों? उस समय इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन का डिस्कवरी हुआ, जिसको हम केवल वेव नेचर से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे चल के जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ, स्टार्क इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ, तो इसको वेव थ्योरी के आधार पर प्रूव करने का प्रयास किया गया। लेकिन वेव थ्योरी इसको प्रूव नहीं कर पाया। वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अब इसके जस्ट बाद आइंस्टीन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का मदद लिया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, light consists of the packets of energy which travel in the straight line with a speed of light. Each packet of energy is called quanta, and the energy of in case of light it is called photon. इस तरह से इन्होंने इसका पता लगाया, प्लांक्स क्वांटम। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर दिया और दिखा दिया वेव थ्योरी गलत है, वो पार्टिकल नेचर के आधार पर नहीं काम करते हैं। फिर वर्ल्ड के साइंटिस्ट दो भाग में बट गए, सम सपोर्टिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सम सपोर्टिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब यहां पर देख लो बेटा, इसके बाद आपके ये आते हैं अब एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। Here h equal to Planck's constant, nu frequency of light, c speed of light, and
लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेटा ये पूरा इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इसकी हमेशा जरूरत पड़ेंगे, हर सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगा। 10 पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टेब्लिश्ड। इस तरह से लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया। एज सम फेनोमेना ऑफ लाइट वर एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। अब देखो नया थ्योरी आ गए। अब आ गया 1924 में डी ब्रॉगली। उसी समय डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा डुअल नेचर। अब आपका चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स आए, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने बताया कि लाइट बिहेव एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लाइट का जो है पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। एज some phenomena of light were explained by wave theory of light and some by particle nature of light. Hence, it was concluded that light is of dual nature. Light आपके dual nature में आ गए। आए बेटा समझ में? Yes, sir. दीपांशु? Yes, sir. सौरभ नहीं आया? और आप लोगों के पास टाइम है क्लास कंटिन्यू करने के लिए, क्या करें बेटा? यहाँ टाइम 4 मिनट का दिखा रहा है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल। जनरली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बीच में क्रिस्टल के फॉर्म में थोड़ा कम फोर्स से बंधा रहता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर लूजली बाउंड इन मेटल्स। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर लूजली बाउंड। दे आर क्वाइट फ्री टू मूव इजिली विद इन द मेटल सरफेस। सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आए बेटा समझ में? Yes, sir. अब आपके आते हैं वर्क फंक्शन। अब देखो बेटा, किसी भी एटम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, जो एनर्जी खर्च करना पड़ता है, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। बुक में इस तरह से नहीं पॉइंट वाइज है, तो पॉइंट वाइज हम बता दिए हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस so as to overcome the restraining forces at surface is called work function. The amount of energy required to remove an electron from a metal surface is also known as work function. Work function of metal generally denoted by phi naught और W naught. इस आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देख लो थर्ड पॉइंट वर्क फंक्शन का। The work function of a metal is given by phi naught equal to h nu naught. अब यहाँ पर फाई नोट वर्क फंक्शन हो गया, एच प्लांक्स कांस्टेंट हो गए, नो नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो मिनिमम एनर्जी होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू से कम रहने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड between 2 points having potential difference 1 volt, then energy gained by electron is called 1 electron volt. 1 electron volt equal to 1 electron into 1 volt. 1.60 into 10 power minus 19 coulomb 1 volt. अब यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना निकल गया? 1.60 into 10 power minus 19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू समझ में आया बेटा? हेलो? Yes, sir. हाँ, अब इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10 पावर 6 ये हो जाता है 1.60 10 पावर माइनस 13। इसके बाद 2-3 पॉइंट और बच गया बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन इज लोएस्ट फॉर सीजियम। सीजियम के लिए 2.14 होता है। प्लेटिनम के लिए हाईएस्ट 5.65 होते हैं। अल्कलाइन मेटल्स जितने भी हैं अल्कली मेटल्स इनका कम होता है। ये फोटो विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं।
मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम आर सेंसिटिव ओनली टू अल्ट्रा यूवी रेज पड़ने पर भी ये बाहर निकल जाते हैं। आगे बेटा समझ में? यस सर। हाँ, या आज यहीं स्टॉप करते हैं और इसी को हम यूट्यूब पर डालेंगे। लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो करना हो बेटा कर देना। सर PDF भेज दो। हाँ चलो, थैंक यू। ओके सर।